अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों अपना शौक पूरा कर लें, मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तर्जुमान पाक फौज का बड़ा चैलेंज। कहा, मार्का-ए हक में भारत का जब मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने शिकस्त खाने के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी अफगान तालिबान के नए पैरोकार बनकर सामने आ गए हैं। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम नेहाद वजीर खारजा कहां था? उनका इस्लाम तो कहता है कि हिंदुस्तान के पांव पड़ जाओ। अफगान तालिबान आने के बाद दुनिया भर के दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए। इन वाकयात में सब के सब अफगान निकले। कौम के एक ही बाप कायदे आजम है। माजी में वजीर आजम ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये नया बाप लेकर आ गए थे। DG ISPR ने कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। उस वक्त के DG ISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। मार्का-ए हक के बाद जहाजों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, मई 2025 की जंग के बाद भारत का एतमाद तबाह हो गया। पाकिस्तानी फौज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हो सकता है कि आगे पाकिस्तान को IMF की जरूरत भी ना पड़े। ग्रीनलैंड का हुसूल अमेरिका की कौमी सलामती की तरजीह है, जिसे हासिल करने के लिए फौज के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड नेटो के रुकन मुमालिक डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है। इसका हसूल अमेरिका के लिए कौमी सलामती की तरजीह है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब यूरोपीय रहनुमाओं ने एक मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए डेनमार्क की हिमायत की है। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकली की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश दो टोक अल्फाज में वाजे किया था कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। और इन्होंने ज़राए से चलने वाली इस खबर की भी तरदीद की कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से राब्ता किया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दुनिया बोले में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है आई एम होपफुल कि आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, इस सर्दी को एंजॉय भी कर रहे होंगे, खासतौर पर कराची वाले, बिकॉज थोड़ा सा ही टाइम आपको सर्दी मिली है। आई होप यू एंजॉय दिस सर्दी और बीमार ना पड़े, बल्कि अच्छा वक्त गुजर जाए आपका। वेल, जैसे कि आपने अब आगाज़ कर ही दिया है तो मौसम की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो मुल्क भर में सर्दी का राज जो है वो इस वक्त शुरू ही नहीं हुआ बल्कि बरकरार रहा है। और महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि जल्द ही कराची यखबस्ता हवाओं की जद में आने वाला है। तो सादिया, मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और मौसम तो सर्द है, लेकिन आज खेल के मैदान से भी अच्छी खबरें आ रही वाली हैं। कल भी एक हमारे लिए अच्छी खबर थी और अब एक नई सीरीज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है। तो अगर हम खेल की बात करें और सियासत की बात करें तो दोनों मैदानों में खासी गहमा गहमी मची हुई है। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है। एब्सोल्युटली। और एक और दिलचस्प एंट्री हुई है PSL में और वो ये है कि जो मुस्तफ़ीज़ हैं, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, उनको जो है अब वो PSL की नुमाइंदगी करेंगे। यानी क्रिकेट जो है वो सरहदों से निकल के अब सफारतकारी में दाखिल हो गई है। आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है PSL। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुछ हुआ है पीछे, क्योंकि अभी रात की खबर ये भी आई कि जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की थी मुंतकली की, एक क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक, बल्कि इसको मैं और वाज़े कर दूं, एक भारत नवाज क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक जनाब वो ये कहा जा रहा है कि ICC ने कहा है कि आप जो है वो 4 फीट आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, आप इंडिया के खेलें। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, विद दैट इंटरनेशनल होराइजन पे क्या हो रहा है? इंटरनेशनल होराइजन पे देयर इज अ लॉट। मेरे ख्याल में जो सेंटर अटेंशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आसपास के ममालिक में सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है। सूरत हाल ऐसे चेंज हो रही है कि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि ट्रंप कैन नॉट अटैक अस एंड वी आर नॉट गोइंग टू, हम लोग इतनी आसानी से अपना मुल्क नहीं देने वाले आपको।
एब्सोल्युटली। सदर पेट्रो गुस्तावो ने कहा है कि अगर अवाम मज़ामत करेंगे, हाँ। अगर तो कोई इस तरह की चीज़ हुई तो फिर उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का भी कह दिया है। और ये सब इसलिए हो रहा है सादिया क्योंकि ग्रीनलैंड पे व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि वो भी तो हमारा ही है ना, वो भी तो ट्रम्प के ताया लेके आए थे अपने जहेज में, तो वो भी हमारा होगा। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत है इसलिए हम जाएंगे, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी भी दुनिया के खत्ते में हाथ लगाएं, उंगली रखें और ये बोले कि ये हमें चाहिए, और फिर आप अपने आप को दुनिया भर के लीडर कहें ह्यूमन राइट्स के लिए, तो डजंट रियली मैच द वर्ड्स एंड योर एक्शंस। खैर बहरहाल अब ग्रीनलैंड का तो ये मामला है, इसमें क्या होगा आगे देखना होगा। लेकिन व्हाट इज द टॉप स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट फर्स्ट? एब्सोल्युटली जनाब, टॉप स्टोरी है कल की वो धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के तनाजुर में पाक फौज ने एक बार फिर दो टोक और गैर मामूली मौक़िफ़ सामने रख दिया है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा और संगीन खतरा इस वक्त दहशतगर्दी और उसके खिलाफ जंग किसी एक इदारे की नहीं है बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जंग है। एब्सोल्युटली। DGISPR ने यह भी इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता बरस होने वाले दहशतगर्दी के 80% जो वाक़यात थे वो खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए और इसकी बुनियादी वजह वहाँ पर दहशतगर्द अनासिर के लिए साजगार सियासी माहौल की मौजूदगी भी है। और ही ऑल्सो मैंशन के बाज़ हल्कों की जानिब से सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ को भी फ़रोग दिया जा रहा है, जिससे दहशतगर्दी को पनपने का फिर एक चांस मिल जाता है। और DGISPR ने यह भी कहा कि 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तारीखी और फैसला कुन साल साबित हुआ, जिसके दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गैर मामूली शिद्दत देखी गई। ताहम इसके बावजूद मुल्क भर में 27 खुदकुश हमले हुए जो खतरे की संगीनी को वाजे करते हैं। और DGISPR ने जो सबसे अहम बात की वो ये कि भारत और अफगानिस्तान का किरदार, इस पर उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सादिया, बिल्कुल, अफगानिस्तान ने TTP को मुनज़्ज़म होने का मौका दिया है, उनका ये कहना था। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि भारत को मार्का हक में मुंह की खाना पड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि अगर दहशतगर्दी के इस खतरे पर तवज्जो ना दी गई तो रियासत को दरपेश चैलेंजेस मजीद जो है वो पेचीदा भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम ये बात करें कि बुनियान मरसूस का खुद भी जिक्र किया DGISPR ने, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, आई थिंक अभी सपोज टू मेंशन दैट, वो ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन में एक अहम पेशरफ सामने आई है। दोनों ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान की ये मुलाकात हुई है एंड द सेंट्रल डिस्कशन वाज अबाउट JF-17 थंडर जेट्स। उसकी मुमकिना खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई ये अहम मुलाकात, इसमें सिर्फ तैयारों की खरीदारी नहीं बल्कि तरबियत, इस्तादकार में इजाफा, एयरोस्पेस ताउन और तकनीकी हम आहंगी जैसे पहलू भी ज़ेर गौर आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, JF-17 थंडर में संजीदा दिलचस्पी बांग्लादेश ने दिखाई है और ख़ास तौर पर ये जो बुनियान मरसूम मार्का हक के बाद की हम सिचुएशन अगर देखें तो JF-17 थंडर्स को सेंट्रल अटेंशन मिली है अक्रॉस द वर्ल्ड। और जितनी भी एग्जीबिशन हो रही हैं, जितनी भी एयर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एयर शोज़ हो रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल JF-17 थंडर्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और अब कल जो बांग्लादेश के हवाले से हमने ये मीटिंग देखी उसमें भी JF-17 थंडर्स का जिक्र रहा। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की कि हमें इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हो सकता है हमें अगले 6 महीने के बाद IMF को खैरबाद कहना पड़ेगा। दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। तो इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। दिफाई तजियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एंड येस, आई वांट टू टॉक अबाउट DGISPR ने जो कल बड़ा अहम बयान दिया है, बट स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट, बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी आप ना सिर्फ ट्रेनिंग करें बल्कि दीगर चीज़ों में भी हमारी मावरत करें। JF-17 पे बात हो रही है एंड देन ख्वाजा आसिफ इस चिपिंग इन एज वेल, और वो ये कहते हैं कि हमें इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ये सेफली कहा जा सकता है कि मे बी वील से बाय बाय टू IMF। वेल, आई डोंट नो कि इट्स रिलेटेबल और नॉट, बट और मे बी इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मे बी। बट नाउ ओवर टू यू सर, व्हाट डू यू थिंक? शुक्रिया सादिया और फैसल, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया डेफिनेटली यहाँ तक तो कंफर्म है कि दुनिया बहुत इंटरेस्ट ले रही है और बहुत ज़्यादा मुल्क ख़ासतौर पे एयर फोर्सेस जो हैं वो JF-17 थंडर और बाकी बहुत सारा जो पाकिस्तान के और पाक फ़िज़ाइया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है
जिन जिन एरियाज में, जिसके अंदर ड्रोन्स भी शामिल है, ऑब्वियसली साइबर कमांड भी शामिल है, हमारा नेटवर्किंग शामिल है, उसमें दुनिया डेफिनेटली दिलचस्पी ले रही है। और मिलिट्री हार्डवेयर देखते वक्त देखिए, दुनिया दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखती है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है कि उस इक्विपमेंट की, और इस सूरत में क्योंकि JF-17 थंडर की बात कर रहे हैं, तो फाइटर जहाज की परफॉर्मेंस क्या है, ये जहाज कैसा है, जो कि उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, उसका इंजन कैसा है, एवियोनिक्स कैसी है, वेपन कैसे हैं, ये नंबर वन चीज होती है। नंबर टू चीज ये होती है कि वो इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है किसी मुल्क के लिए, यानी कि वो वाइबल है कि वो कितने जहाज खरीद पाएंगे वर्सेस अमेरिकन वर्सेस चाइनीज वर्सेस रशियन। कोई भी एयरफोर्स इस तरह वैल्यूएट करती है वो इकोनॉमिकली कितना वाइबल है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको राइडर क्लॉज कहते हैं, यानी इसके बगैर शायद वो आगे नहीं चलते, वो ये होता है कि इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस कैसी है। यानी कि अगर इसने कोई बैटल टेस्ट हुआ है, ये वेपन इसने कभी फायर किया है रियल वॉर में और रियल सिनेरियो में या एस्केलेशन में, तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जाहिर है ओवरऑल क्रेडिबिलिटी भी बड़ी जरूरी होती है कि उस मुल्क ने अगर रिलायबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और सपोर्ट की वजह से वो मुल्क रिलायबल है। हम खुद सफर करते रहे हैं अमेरिका के हाथों के, एक तरफ हमें F-86 60s में मिले, F-104 मिले, B-57 मिले, लेकिन बाद में 65 वॉर में भी, 71 में भी हम पर पाबंदियां लगा दी गई। 79 में हमें F-16 दिए गए, 89 में सोवियत यूनियन टूट गया, तो फिर हमारे पे F-16 की पाबंदियां लगा दी गई। $658 मिलियन हमने उस वक्त दिए हुए थे अमेरिका को, वो भी रोक लिए गए, उसके बदले में हमें गंदम ऑफर की गई। तो ये क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा होता है कि मुल्क क्रेडिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्योंकि पॉलिटिकली इस तरह अलाइनमेंट नहीं करता या उस तरह सैंक्शंस का कोई थ्रेट किसी मुल्क नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि बैटल टेस्टेड है JF-17 थंडर, अभी नहीं। 2019 में भी जब फरवरी में अभिनंदन का वाकया हुआ था, तो ये F-16 के साथ ये जहाज भी शामिल था उस कॉम्बैट के अंदर। तो दुनिया ने देखा कि इस जहाज की परफॉर्मेंस, खास तौर पर जब हमने अभी S-400 जो मिसाइल था इंडिया का, उसका निशाना इसी जहाज ने बनाया। तो ये सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए कोई चॉइस रहती नहीं है। नंबर वन, ये बहुत पोर्टेंट जहाज है अपनी ब्रैकेट के अंदर। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा, रिलायबल है और बैटल टेस्टेड है। तो जब ये सारी चीजें आप देखते हैं तो जाहिर है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी खबरें आती रहनी चाहिए। और बहुत से मुल्क, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता और जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से शेयर नहीं कर सकते, कि बहुत सारे मुल्क इस वक्त बड़ा दिलचस्पी कीनली ले रहे हैं कि हम JF-17 थंडर की ना सिर्फ परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें, लेकिन इन वजूहात की जो मैंने पहले अर्ज किया उसकी वजह से इंडक्ट करने में भी दिलचस्पी रखते हैं अपनी अपनी एयर फोर्सेज में। ऑलराइट, मुझे DGI की प्रेसर की जानिब आना है एंड वील टॉक अबाउट इट। बट उसके साथ ही अगर आप ये भी बता दें कि ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो फिर वो जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, क्या हम समझें कि वो ठीक होने जा रही है? एंड यस, कल की जो इसके साथ ही ऐड कर दीजिएगा, कल की जो प्रेसर थी उसमें एक दफ़ा फिर से बहुत वाजे मैसेज, और वो वाजे मैसेज ये कि वी आर नॉट रेडी टू टॉक टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम एक इदारा है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डिसिप्लिन के तहत चल रही है, और हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम अपने शो में अक्सर ये बात कर रहे हैं कि क्या बात का कोई रास्ता है? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट वाज? जहां तक ख्वाजा आसिफ की है, वो तो डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो कह सकते हैं, लेकिन मैं शायद मेरे पास इतनी ओरिएंटेशन या पिक्चर नहीं हो जितनी उनके पास क्लैरिटी है। शायद वो इसलिए बेहतर लोगों को बता पा सकते हैं या अच्छी खबर देने की पोजीशन में है। नंबर वन। नंबर टू, जो आपने कहा, देखिए बुनियादी तौर पर मुसल्लह अफवाज जो होती हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ चैनल्स पर, कि हम तो एक वेपन या टूल या इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होते हैं कौम के हाथ में। जो जिस्म होता है, जो वेपन चलाने वाला, वो तो कौम होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ सारे दोस्तों से कि हम जितना हमारा जिस्म यूनाइटेड होगा, उतने ही वेपन कारगर होगा या कारगर इफेक्टिव होगा। जब आपने कहा कि ये जो बातचीत है, बुनियादी तौर पर उन्होंने दो बातें कल कही हैं। जो उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है एक, और हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो डिफेंस के रिलेटेड होती है वो हम पर ऑब्लिगेटरी होता है टू फॉलो टारगेट्स जो मिलिट्री के सेट किए जाएं। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एलिमेंट, वो तो जाहिर है कोई पॉलिटिशियन मेरी जगह बेहतर जवाब दे सकेंगे कि क्यों अनरेस्ट है, ये क्यों डिस्कनेक्ट है, ये क्यों लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही जो पॉजिटिव थी, वो ये थी कि एक, उन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखाई है या बताई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है, जो हमने पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स की थी, बड़ी मैयर्ड थी और बड़ी वेल कैलकुलेटेड थी। लेकिन उन्होंने कल अपना एक कैपेबिलिटी बताई है, और दूसरा उन्होंने एक रिजॉल्व बताया है, जिसका मतलब उन्होंने कहा कि चाहे जितने लोग भी इकट्ठे होकर आ जाएं, हिंदुस्तान की भी मीडिया भी आ जाए मिलकर, और हमारे टू फ्रंट भी अगर ये करना चाहते हैं तो अपने शौक पूरे कर लें। उनका मतलब ये था कि कन्विक्शन होती है। देखिए दुनिया में मिलिट्री कोई भी सिंगल एसेट जो है, जैसे कैपेबिलिटी है, उस पर ऑपरेट नहीं करती, उसके लिए हौसला भी जरूरी होता है।
आपके व्यूअर्स को बहुत दूर नहीं जाते, रिफ्रेश कर लेते हैं। हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन आया सिर्फ कैपेबिलिटी पे वो कर पाए जो उनकी कौम तवक्को कर रही थी मई 25 के अंदर, वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो मिसिंग लिंक था वो हौसले वाला था। जो रिजॉल्व होता है, जो डिटर्मिनेशन होती है, वो आपने एम्प्लॉयमेंट करनी होती है। तो अभी भी तालिबान के खिलाफ हमारे जो एक्शन पिछली दफा लिए गए थे वो बहुत वेल कैलकुलेटेड थे। मैं आपको शेयर कर सकता हूं, तकरीबन अगर 100 टारगेट डिस्कस किया गया था, जो प्रपोज किया गया था टू बी टेकन आउट, वो 5 या 10% अप्रूव हुए थे सिर्फ उसमें से फॉर एक्चुअल एक्शन। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हम इतने वेल मायर्ड कर रहे थे, वेल कैलकुलेट कर रहे थे और रिस्ट्रेन कर रहे थे। और रिस्ट्रेन क्यों कर रहे थे? हम चाहते थे कि गुडविल ना खराब करे, क्योंकि इतने ज्यादा जो हमारे एहसानात हैं अफगान लोगों पर, तो अफगानिस्तान के लोगों को हम हर्ट नहीं करना चाहते थे। हम मैसेज सिर्फ उनकी तालिबान या उन टेररिस्ट एलिमेंट्स को देना चाहते थे कि हम आपको रीच भी कर सकते हैं, हमें आपकी लोकेशन भी पता है, हम आपको टारगेट प्रिसाइजली भी करेंगे, फिर लेट गो भी कर देंगे आपको। और छोड़ भी दिया था, आपने नोट किया होगा। खालिद साहब, एट दिस वेरी मोमेंट में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको मैं करना चाहता हूँ। आपने बात की कि हम रेस्टोरेंट शो कर रहे थे और हमने ये रेस्टोरेंट सिर्फ आज नहीं दिखाया दुनिया को, ये हमने तो स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी, आपको याद होगा जब उनके हमने कौन कौन से हाई डिग्निटरीज थे मिलिट्री के जो वहाँ मौजूद थे और हमने निशाना नहीं बनाया, साइड में हमने पेलोड जो है उसको ऑफलोड किया था। सो 2025 का साल हमने रेस्टोरेंट शो किया, हम जो कर सकते थे, जस्ट बिकॉज पड़ोसी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, एंड वी हैव बीन द एल्डर ब्रदर्स ऑल ओवर दिस एरा। बट जितनी फायरी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी एसपीआर की, डू यू थिंक पाकिस्तान इज नाउ इन द मूड ऑफ मजीद रेस्ट्रेंट? क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि इतने खुद कुछ धमाके, इतने, और ये तो खालिद साहब वो है जो हो जाते हैं पीठ पीछे, हमें नहीं पता कि कितनी सारी प्लानिंग्स हैं जो कि हमारी सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज बस्ट कर रही होती हैं, वो तो लोगों के सामने आती ही नहीं है। तो क्या 2026 का साल रेस्ट्रेंट का साल होगा, या फिर जैसे कि टोन से, गुफ्तगू से डीजी एसपीआर की लग रहा है कि इनफ इज इनफ, सो दिस ईयर विल बी इनफ इज इनफ, लेट अस पुट नॉट ओनली आवर हाउस इन ऑर्डर, और अगर दूसरों को कोई तकलीफ होती है तो उनके हाउस ऑर्डर करने के भी खातिर खा तसल्ली बख्श मरम्मत वाला काम किया जाता है। ये अपनी बात में वो कह भी चुके हैं कि भारत और अफगानिस्तान दोनों मिल के आ जाए तो आ जाए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी फैसल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और वो इसलिए अच्छा है कि ये बड़ी थिन लाइन और बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है किसी भी मिलिट्री के लिए। अब मैं अक्सर एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या स्ट्रैटेजी ये अर्ज करता आया हूं कि देखिए, हमारा बाय डिजाइन या बाय चॉइस हम नहीं चाहेंगे टू प्रॉन्ग या टू फ्रंट पे बॉर्डर खोलना। एक तरफ हमें ईस्टर्न साइड से कंफर्टेबल नहीं है, वेस्टर्न बाय चॉइस अगर हम करेंगे तो उसकी चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और चैलेंजेस ऑब्लिगेशन में फर्क भी है। जो ईस्टर्न साइड पर मई में हुआ था, देखिए वो 4 दिन का था कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, हमारे कौम ने रिजॉल्व दिखाया, मुसल्लह अफवाज ने परफॉर्मेंस दिखाई, एयरफोर्स ने 7 जहाजों को लैंड नहीं करने दिया, वापस जाकर बखरियत। तो हमारी जंग रुकने के बाद आपने देखा कि जो जवान थे अगर कोई निकले थे तो वो यूनिटों में चले गए, फाइटर पायलट्स जो अपने अपने स्क्वाड में लैंड करके जाके, और बैरी जहाज जो थे हमारे अपनी कोस्टल इंस्टॉलेशन में चले गए। ये एक कन्फाइंड टाइमलाइन थी, कन्फाइंड पैरामीटर्स थे और कन्फाइंड उसकी आउटकम थी। लेकिन जब टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ते हैं तो ना कोई ओपन फायर होता है ना सीज फायर होता है, यानी आपकी इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास होता है, हाइडिंग प्लेसेस उसके पास होती हैं, जगह का तयन कहाँ उसने हिट करना है वो करता है, सरप्राइज एलिमेंट उसके हक में होता है। तो ये एक बड़ी अनकन्वेंशनल जंग है। इसको शुरू करने से पहले जाहिर है बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन करनी होती है, क्योंकि एक दफा आप खोल के फिर आप सीज फायर अनाउंस नहीं कर सकते कि अच्छा जी आज के बाद हम नहीं एक दूसरे को करेंगे, वो ऑल आउट करनी पड़ती है। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मोर फोकस्ड वे, वो ये है कि चैलेंजेस 2026 में हमें डेफिनेटली होंगे, और डिपेंड करता है, हमने बड़ी मॉरल असेंडेंसी अचीव कर ली है दुनिया की नजर में, तुर्की की नजर में भी, कतर की नजर में भी, सऊदी अरब, चाइना, सबको पता है कि हमने बड़ा स्टैंड दिखाया है, जैसे पहले सवाल के जवाब में मैं कह रहा था। लेकिन अब जैसे मैंने पिछली दफा कहा, पिछले प्रोग्राम जब ये स्ट्राइक्स की थी तो मैंने कहा हमारे जनाजे बहुत भारी हो गए थे। मैं एक, शायद अगर आप रिपीट नहीं कर रहा तो मैं आपको एज अ फाइटर पायलट बता सकता हूं कि जिस स्क्वाड्रन में मैं कमांड कर रहा था वहां हमारी एक शहादत हुई थी फाइटर पायलट्स की, यंग 21 ईयर्स ओल्ड। सबसे चैलेंजिंग मेरे पूरे करियर का वो वक्त था जब मैंने उसका शहीद का जनाजा उसकी वालदा, एक बहन और एक भाई के हवाले किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग होता है, इतने लाशें या इतने जनाजे उनको कंधा देना। तो ये हमारी जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम इसको इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी के बावजूद अगर रिस्ट्रेन कर रहे हैं
तो वो दुनिया को बावर करवा दिया हमने काफी हद तक कि हम बड़ा पीसफुल हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है, आपने देखा कि बॉर्डर पहले ही बंद है, उनको तकलीफ हो रही है उनकी हुकूमत को पॉलिटिकली मैनेज करना, लेकिन मिलिटरीली करना भी होगा अनफॉर्चुनेट। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसमें कोई खुशी या प्राइड हम लेंगे, लेकिन ऑब्लिगेटरी होता है तो शायद हमें करना पड़े 2026 में। इससे ज्यादा पावर एक दफा जरूर दिखानी पड़ेगी शायद। राइट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंडिया, कल भी हमने देखा कि डीजी आईएसपीआर के बारे में कि उन्होंने इंडिया के बारे बात की और क्लियरली एक दफ़ा फिर से मैसेज सेंड किया। वी आर श्योर ये मैसेज इसलिए सेंड किया क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर से मुसलसल धमकियों का सिलसिला जारी है और हम ये भी लुकअप कर रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन मजीद करीब आते जाएंगे, एक वहाँ पर हमें एक एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट और ज़्यादा नजर आएगा और फिर हमें इलेक्शंस में हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान ज़्यादा नजर आएगा, अपना वोट बैंक क्रिएट करने का। लेकिन जो यहाँ से जवाब दिया गया कल, इससे पहले उस तरह की एग्रेशन और उस तरह की स्ट्रेट लैंग्वेज हमने कभी नहीं सुनी। What kind of message does it send out? Does it send out that we are not going to tolerate anything जो हम पहले भी नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, बट इससे ज्यादा क्या? शायद देखिए, इसमें ये होता है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारा जो मुखालिफ मुल्क है वो इतना बड़ा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन वाइज, ट्रेड वाइज, डिप्लोमेटिकली उसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जब भी इलेक्शन होता है जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, तो ये इनसिक्योरिटी और हाइप और एक वॉर मॉन्गरिंग का एनवायरनमेंट हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करती है। हम छोटा मुल्क हैं, कहीं उनके उस सेंस में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारे किसी इलेक्शन का स्लोगन या मेन जो लोगों को अट्रैक्ट या बॉन्ड करने की या फियर क्रिएट करने की ये स्ट्रैटेजी किसी पॉलिटिक्स की नहीं रही हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहां इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे इनसिक्योरिटी की जाती है, जैसे पाकिस्तान आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बड़ी बदकिस्मती है। और वही पॉलिटिकल एजेंडा इस दफा आपने देखा उनकी आर्म फोर्सेस ने भी मई में टो किया, जो कि बेस ट्रूथफुलनेस पे नहीं था, दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो गए, क्रेडिबिलिटी उनकी फोर्सेस ने भी लूज की। वो बहुत रिस्ट्रेन करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने में खुद, और लेकिन आपने देखा कि यहाँ इतना ज्यादा उन्होंने टो किया कि वो एक उधर भी क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिकली भी खराब हुई, इंटरनेशनली भी खराब हुई। वो इलेक्शन तो जीत लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सेल्फिशनेस से, सेल्फलेसनेस से हो। सेल्फलेस इसलिए हो कि जो रियलिटी है वही लोगों को दिखाए, बजाय टेम्परेरीली आप सिर्फ वोटिंग या एक जैसे इलेक्टोरल वोटिंग के लिए, उसको जीतने के लिए सिर्फ ऐसी हाइट। अभी भी आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि आपने देखा कि वो जब से वो कभी संदूर 2 कहते हैं, कभी त्रिशूल एक्सरसाइज करते हैं, अभी भी 2021 को नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया हुआ है, यानी वो लोगों को फॉल्स होप्स दिलाते रहते हैं कि बस हमारा ये वाली बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, आपकी बात अब तक पहुंच गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पाकिस्तान की पॉलिसी साफ और वाज़ेह है कि अगर कोई भी दोबारा से इस तरह की कार्रवाई का सोचा भी जाएगा तो उसको वहीं डिबंक कर दिया जाएगा। विद दिस हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद, हमारे साथ जुड़ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खैर, नए साल में बहुत सारी खुशियां भी आई, लेकिन नया साल बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आया है। और ऐसे में एक परेशानी जो पिछले साल से हम देख रहे हैं कि अगले साल में दाखिल हो गई है, और वो है आटे की कीमत का ऊपर जाना। और अचानक हमने ये देखा कि नुमाया इजाफा हुआ है। उसने ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो हमारा घरेलू बजट होता है उसको अफेक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो नान भाई होते हैं उन्होंने रोटी के, नान के प्राइसेस भी बढ़ा दिए। अब उनका ये मुतालबा है कि जब आप आटे का रेट इतना बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि नान का रेट भी और रोटी का रेट भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक और शिकवा भी किया गया है कि जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज्ड मिलता है सिर्फ आटा, वो नाक़िस है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जुनैद अजीज़ साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान फार्मर्स एसोसिएशन है। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने गालिबन महीना पहले भी इस तरह का एक सेगमेंट किया था, उसमें भी यही बात कर रहे थे कि आटे की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। करंट जो है वजह क्या सामने आई है प्राइसेस ऊपर जाने की, पहले तो ये बताइए सर। वालेकुम सलाम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लाइन के लिए कि व्यूज हमारे भी क्लियर हो जाए। क्यों हुआ है शायद जनवरी के महीने में जो है वो क्लियर होगी, रास्ता बना के रेट जरूर इंक्रीज किए होंगे। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं मौसूल हो रही है। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। के की रेट के हवाले से शॉर्ट हुई है क्योंकि कुछ मैटर्स क्लियर करने थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो कल शाम क्लियर हुए हैं। और अब हमें इंशाल्लाह वीट की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी तो मार्केट में आटे की सप्लाई का फ्लो बढ़ जाएगी।
आई थिंक हमें दोबारा से सर आपको लाइन पे लेना पड़ेगा ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। हम दोबारा आपसे रब्ता करें क्योंकि आवामी मसला है और उसमें लोगों का डायरेक्ट जो है इससे जुड़ा हुआ है। एक और अहम मसला जो कि लोगों से ख़ासतौर पे ख़वातीन की सेहत से मुतालिक जुड़ा हुआ है, वो एक चीज़ सामने आई है जहाँ पे गायनेकोलॉजी और ओपीडी में आने वाली हर दूसरी खातून पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस से मुतासर पाई गई है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर यूसुफ सिविल अस्पताल में होने वाली एक मकामी तहकीक के मुताबिक 55% से ज़ायद जो ख़ातीन हैं उनमें पीसीओएस की अलामात मौजूद हैं। अच्छा, इसे माहिरीन पाकिस्तान में एक खामोश मगर तेज़ी से बढ़ता हुआ सेहत का बहरान भी करार दे रहे हैं और एक्सपर्ट ये समझते हैं कि ये मसला अब सिर्फ बालिग़ ख़वातीन तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि जो कम उम्र बच्चियाँ होती हैं, हत्ता कि जो 12 साल से 15 साल की एजेस के बीच में भी बच्चियाँ होती हैं, उनमें भी पीसीओएस होता है। एंड ये वो टाइम होता है जब उनके बॉडी में ऑलरेडी इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि वो फिगर आउट भी नहीं कर पाते हैं एंड दे डोंट गो टू डॉक्टर। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी में पीसीओएस डेवलप हो रहा है। अच्छा, माहिरीन इस रुझान की बड़ी वजूहात जंक फूड का बढ़ता इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, स्क्रीन टाइम और गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को करार दे रहे हैं। तो इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का मुझे। इज इट अ वरीइंग फिगर के हर दूसरी खातून में इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं और वो भी कम उम्र बच्चियों में भी? प्लीज़ टॉक अस थ्रू, कितना ख़तरनाक है ये मामला? नहीं, बात तो ख़तरनाक है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर सेकंड पर्सन में, सेकंड वुमेन में कुछ ना कुछ अलामात समझ में आ रही है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ही मिनिमल भी हो सकता है और बिल्कुल मैक्सिमम भी हो सकता है। तो मिनिमल जब स्टार्ट होता है उसको अगर वहीं से समझ में आने से हो जाए बात, तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका ये मोस्टली अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, बड़े शहरों में, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में है। इसलिए कि वजह वही है कि वो जंक फूड का इस्तेमाल और अननेचुरल लाइफ स्टाइल जो है हमारा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, उसकी वजह से ये एग्जेजरेट हो जाता है। बड़े कुछ हार्मोन इम्बैलेंस होता है, कुछ जेनेटिक है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है। इसकी जो रीजनिंग है ना, वो जेनेटिक्स बहुत छोटा पार्ट है। ये कह के टाल देना कि मेरे तो जीन्स में, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये गलत है। जीन्स आपकी थोड़ा बहुत ऑल्टर हो भी सकती हैं अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल पे रहें। तो है वरीन और बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पहले हम लोग इतना नहीं देखते थे, अब तो बहुत देखते हैं। अच्छा, 12 से 15 साल की एज में बच्चियों के ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। सम ऑफ देम आर गोइंग टूवर्ड्स देयर पीरियड्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो कैसे पता चले कि किसी को पीसीओएस हो गया है? क्या सिम्टम्स होंगे और पीसीओएस है क्या आम लफ्ज़ों में? लेकिन बेसिकली होता है कि ओवरी में हर महीने जो नॉर्मल फंक्शन है ओवरी का, अंडादानी जिसको बोलते हैं, हर महीने एक एग बनता है। 3-4 एग बनने शुरू होते हैं। एक मैच्योर होता है, बाकी सब सप्रेस हो जाते हैं। जो मैच्योर होता है वो फिर रिलीज़ होता है, तो फिर उसके बाद या तो पीरियड आ जाते हैं या प्रेगनेंसी हो जाती है अगर वो खातून प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही। इसमें ये होता है कि वो 3-4 एग जो बनने शुरू होते हैं, कोई भी मैच्योर नहीं होता है। वो 3-4 एग एक स्टेज पे जाकर रुक जाते हैं, अगले महीने फिर 3-4 शुरू हो जाते हैं, वो फिर एक स्टेज पे रुक जाते हैं। तो उनमें से कोई भी मैच्योर नहीं होता, तो कोई भी एग रिलीज़ नहीं होता। तो इसका पहला मसला होता है कि इनके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं तो उस वक्त थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनकी माओ को कि वो मशवरा कर लें। हमेशा इरेगुलर पीरियड का मतलब पीसीओ नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो छोटी छोटी सिस्ट ओवरी के अंदर बन जाती हैं। सिस्ट का मतलब है छोटी छोटी पानी की थैलियाँ, समझे, बुलबुले जिसको बोलते हैं, इस तरह की छाले बोलते हैं इस तरीके से। तो ये और उसके साथ साथ बच्ची का वज़न बढ़ना शुरू होता है। तो जिन बच्चियों का वज़न ज़्यादा है उनकी माओ को सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, एक तो ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड इज़ वन पार्ट ऑफ इट। इसमें स्ट्रेस कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है? इसमें जंक फूड बहुत बड़ा पार्ट है, स्ट्रेस बहुत बड़ा पार्ट है, प्लस स्लीप साइकिल, स्लीप हाइजीन, ये बहुत बड़ा पार्ट है। बल्कि मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा पार्ट यही है। इसलिए कि जब रात को देर तक लोग जागते हैं, साई रात, मतलब बड़े मज़े से कहते हैं हम तो 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं। कूल समझा जाता है बच्चों में। हाँ, कूल है, स्कूल है। तो क्यों भाई? तो जब रात को जागते हैं तो फिर वो मंचिंग भी होती है, फिर वो बाहर से खाना भी ऑर्डर होता है उस टाइम पे, और ये सारे गलत खाने होते हैं। आपकी बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि रात 10 साढ़े 10 के बाद एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है ब्रेन से, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो वो हार्मोन आपकी बॉडी के सारे
चीज़ों को रिपेयर करता है, ठीक करता है। सारा दिन जो स्ट्रेस आपने लिया है, जो आप भाग दौड़ परेशानी उलझन में लगे हैं, वो सारा कुछ वो सेटल डाउन होता है। मतलब बॉडी की क्लींजिंग होती है समझा रात भर, उसमें मेलेटोनिन हार्मोन। जब आप उस टाइम पे सोएंगे ही नहीं तो हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी की क्लींजिंग कभी होएगी नहीं। एब्सोल्युटली। तो आपकी बॉडी में सारा रॉ प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें जमा होती रहेंगी सेल्स के अंदर, और सेल्स का काम फंक्शन सारा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन हैं वुमेन जो नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं, ख़ासतौर पे कॉल सेंटर्स में, और वहाँ तो बहुत कम एज से जो बच्चियाँ हैं वो स्टार्ट करती हैं। सो द थिंग इज़ कि अब इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ख़वातीन की अपनी पर्सनल नीड है, अगर नीड नहीं भी है, दे वांट टू डू इट, दे वांट टू डू द जॉब एंड ऑल, और कुछ की रिक्वायरमेंट भी है, तो इसको फिर बैलेंस किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनके साथ ये मजबूरी है कि उनको रात को जॉब करनी है, जागनी है, तो उनको 2-3 बातें होनी चाहिए कि रात को आप जाग तो रहे हैं, पर रात को खाएं नहीं आप। आपका आखिरी खाना जो शाम को 7-8 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए जी। उसके बाद आपने रात में आप सिर्फ पानी है, ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें आप रात भर लेते रहें। ये नहीं कि आप रात को रच के खाना खाना है, ये नहीं करें। दूसरा है कि जब सुबह घर आएँ तो सोएंगे ना, तो कमरा बिल्कुल डार्क करें, बिल्कुल डार्क करके, और फिर क्वाइट रूम में फिर जो डीप स्लीप आएगी तो कुछ ना कुछ बेहतर इफेक्ट उसका हो जाएगा। सारी दुनिया में ये नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, तो उसको फिर इस तरह से कंपनसेट किया जाता है। लेकिन नाइट शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि रात को बैठ के खाते रहें। अच्छा, और डॉक्टर साहब, नाउ हाउ टू क्या ये रिवर्सिबल है? एक तो चीज़ ये, किस लेवल पे जाके ये इरिवर्सिबल हो जाता है? अब इसके नुकसानात क्या क्या है? ये बहुत हद तक रिवर्सिबल है, बशर्ते कि आप इसको जल्दी समझ लें और जल्दी रिवर्सिबल पे आ जाएं। उसका एक ही इसकी ट्रीटमेंट है कि आप वेट लॉस करें। इनमें मेजॉरिटी 95% ख़वातीन का वेट ज़्यादा होता है, और वो जो फैट होती है एक्यूमुलेट होती है बॉडी में, वो गलत हार्मोन्स दे रही होती है, और उसकी वजह से मज़ीद ये ख़राब होता जाता है। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो लीन पीसीओ जिसको हम कहते हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकी सब चीज़ें पीसीओ वाली होती हैं। अच्छा, पीसीओ का मतलब सिर्फ ये नहीं है, पीसीओ अच्छा मतलब कि ओवर डायग्नोज भी होता है। यस, आई गेट इट, यस। एक बच्ची आगे क्लिनिक में बैठती है, कहती है मुझे पीसीओ है। भाई तुमको किसने बोला तुमको पीसीओ? उनको वो खुद डायग्नोस कर ले, गूगल से पढ़ लिया या अल्ट्रासाउंड वाले ने बोल दिया, या फलाइन। इसमें 3-4 चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तब हम पीसीओ कहते हैं इसको। राइट। इसमें फेस पैक नहीं होती है, बाल आ जाते हैं, ओबेसिटी आती है, साथ में पीरियड इरेगुलर होते हैं, और अगर कोई मैरिड हैं तो उनको कंसीव करने में मुश्किल हो रही होती है। ये सब चीज़ें मिला के तो पीसीओ बनता है। कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें मिला के तो हम इसको पीसीओ बोलते हैं। हर एक को नहीं ऐसे पीसीओ बोल देते हैं। बात सिंपल ओबेसिटी को भी लोग पीसीओ से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो आपका सवाल जो रिवर्सल वाला था वो ये कि आप ओबेसिटी को रिवर्स करें। अच्छा, लोग 70 किलो और 65 किलो को ओबेसिटी नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं वो। ओबेसिटी तो आपके जो नॉर्मल BMI है, हमारे बॉडी मास इंडेक्स होता है, एवरेज हाइट और वेट के हिसाब से। एशियन वुमेन में 21, 22, 23 इस तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ 25, 26 तो बिल्कुल आम नॉर्मल है जी, और 30 क्रॉस कर चुके होते हैं बहुत से लोग। और ये जो ख़तरनाक हद तक चला जाता है ना, वो जब 30 BMI क्रॉस हो चुका होता है, जब वेट 90 किलो 100 किलो इस तरह के वेट में, तो फिर तो सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको कहते हैं वेट लॉस के लिए, या कुछ मेडिसिन अब आ गई हैं ऐसी जो वेट लॉस में हेल्प करती हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम सारा ये कि इनको वेट लॉस करना है। मुश्किल होता है, पीसी वालों को वेट लॉस करना वाकई मुश्किल होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट, एक तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि वो क्या करें? कि आटे की बात हो रही थी ना, जी 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 जी, कम कर दें, सही खाना कम कर दें, ना खाएं 2 रोटी 1 रोटी खाएं। हाँ। मैं तो कहती हूँ जितनी रोटी आप खाती हैं उसको आधा कर दीजिए। आपको नॉर्मल डाइट में अगर 2 है तो आप 1 कर दें, नॉर्मल में 1 है तो उसको आधा कर दें। लेकिन ये सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता है। कुछ लोग बहुत फास्ट मेटाबॉल है, जैसे मैं हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, मतलब I'll start losing weight if I don't take that diet that I have. So, as long as you are burning it, fine. But most of the time हम इसको burn नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि जैसे आटे पे रोते हैं हम लोग, चीनी पे रोते हैं, अरे ये दोनों चीज़ें तो खतरनाक है ना। तब चीनी की क्या मुसीबत आई? चीनी छोड़ दें भाई, ना खाएं इतनी मिठाइयाँ। आटे की क्या मुसीबत आई? कम कर दें इसको। इसकी जगह आप सब्जियाँ ऐड कर दें, दाल ऐड कर दें, दाल इज़ वेरी गुड, दाल बहुत अच्छा है। वो आजकल वो जौ का आटा। अच्छा, दैट शिफ्ट फ्रॉम चिकन टू रेड मीट बिल्कुल होना ही चाहिए। देखिए ना, अल्लाह ने कोई चीज़ मना नहीं की है, हम क्यों हराम कर देते हैं? सही है, मिक्स होना चाहिए ना। कभी आप चिकन खा लें, कभी रेड मीट खा लें, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए खाने में। अब क्या एक ज़माने में चल पड़ता है कि चिकन की वजह से पीसी हो रहा है, बेचारे चिकन का क्या कसूर है। एक ज़माने में चल पड़ता है कि रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
भाई यंग लोगों को जो दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल कूद में, उनको कोलेस्ट्रॉल का क्या प्रॉब्लम है? और लड़कियों को खून की कमी हो जाती है अगर वो रेड मीट नहीं खाती हैं। यस, वो एक तो अलग ये मसला। तो मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए ना। लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि गेहूं का आटा ओबेसिटी में बहुत बड़ा रोल है इसका। सही। और आप देखें हमारे जितने बेकरी आइटम्स हैं उस सब में क्या होता है, सारा मैदा होता है, गेहूं का आटा होता है। और इसकी जगह पे अब तो मैं कहती हूँ भाई गेहूं का आटा लो, उसके साथ जौ का आटा मिक्स करो, उसके साथ बेसन मिक्स करो, उसकी रोटी बनाओ और वो उसको कर लें, और ठीक बहुत है। बहुत Whole wheat हेल्दी जैसे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच पॉइंट। तो जनाब, हेल्दी लाइफस्टाइल इज द वे टू गो। इसके साथ एक ब्रेक लें, दोबारा हाजिर होंगे इसके बाद। वेलकम बैक। क्रिकेट की दुनिया में हो रहा है बहुत कुछ। एक तो ये कि पाकिस्तान ने कल अंडर 19 का टूर्नामेंट जीत लिया, दिस वाज आफ्टर एशिया कप, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि पाकिस्तान आज से श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 खेलने जा रहा है, वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ा अहम है। लेकिन जो टॉप हेडलाइन है क्रिकेट में वो ये कि भारत बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। और अब ये खबर उन्होंने खामखा ज़ेरे गर्दिश करवा दी है कि जी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की प्ली। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ हुआ ये कि मैं तो ये मशवरा देता हूं और इसके साथ मैं कहता हूं अदील अजहर भाई को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफीज जो है उससे अब हम मुस्तफीद होंगे पीएसएल में। वाह क्या नाइस राइमिंग, नाइस राइमिंग, नाइस राइमिंग इन द मॉर्निंग है जी। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो अगली जो टीमें हैं, जो 2 टीमें आ रही हैं उसमें से एक का कैप्टन बना रहा है मुस्तफीज को। मतलब कि पड़ोस में तो समझे हाहाकार मच जाएगी यार। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी बैक ऑन एयर। देखिए हमें बिल्कुल ये मुस्तफीज वाली आई थिंक इट वाज ऑब्वियस दैट जिस वक्त ये अनाउंसमेंट केकेआर की तरफ से आई थी कि मुस्तफीज को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे या उन्होंने रिलीज कर रहे हैं वो उनको, इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट ये पीएसएल में खेल रहे होंगे। आई रियली होप कि आने वाली किसी टीम में या कोई भी अच्छी सी टीम जो है मुस्तफीज को उठा देती है। देखिए मुस्तफीज की एक स्टार वैल्यू है, ये बात माननी पड़ेगी। ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज अ ग्रेट बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। इस वर्ल्ड कप में आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन कप्तानी जहां तक ताल्लुक है वो खैर हाँ इंडिया की अगर हटानी है तो वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उनकी अभी कप्तानी की क्रेडेंशियल इवन भी ऐसे ही कह दिया मैंने, ऐसे ही कह दिया। बट जो वो बॉलर है वाकई आप करंट में उनको करंट लॉट में बहुत सारे लोग ना उनको काउंट नहीं करते। अभी रिसेंटली एक बॉल उन्होंने किया इन बीपीएल और इट वाज स्लो बॉल, उस बंदे का नहीं पकड़ा जाता। और पाम से बॉल करना ये बहुत मुश्किल होता है और पाम से स्लो बॉल यॉर्कर करना, आई मीन दिस वाज रिडिकुलस। आई थिंक मुस्तफीज की जहां तक हम बात करते हैं वो बांग्लादेश का जहां तक ताल्लुक है, देखिए बांग्लादेश इज नॉट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेट फास्ट बॉलर्स। ओके, स्पिनर्स उनके पास आते रहते हैं, अच्छे आते रहते हैं। इट हैज टू डू परहैप्स विद देयर बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल। मुशरफी मुर्तजा उनका शायद बेस्ट फास्ट बॉलर कहा जा सकता है था बिफोर, लेकिन वो भी आपको पता है कि एक मिड रेंज का एक बॉलर हुआ करता था। बट मुस्तफीज इज अ जनरेशनल टैलेंट बांग्लादेश का, गुड साइन फॉर पीएसएल। और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम एक बिगर पिक्चर देखेंगे तो ये दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड्स को भी जो है उनके लिए एक लेसन है कि इंडिया के साथ ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ और देखिए कल को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज जो है वो कोई इंडिया के खिलाफ बयान दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, इसका मतलब ये कि आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर देंगे। आई थिंक द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड्स should become wary of BCCI और ये अच्छा लेसन हो गया दुनिया के सामने। राइट, एंड व्हाट आर द चांसेस, आपने कितनी डेप्थ पे इस स्टोरी को समझा है जो बांग्लादेश नहीं चाहता भारत जाकर अपने मैचेस खेलना फॉर T20 वर्ल्ड कप? आपको लगता है ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी तो है, हमें भी पता है कि आईसीसी कैसे ऑपरेट हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि ये बहुत लेट भी आ रही है रिक्वेस्ट बांग्लादेश की तरफ से अगर देखी जाए, और ऑब्वियसली मुस्तफीज़ के वाक़ये के बाद आ रही है। सो क्या लगता है क्या होगा? क्या उनको भी श्रीलंका या कहीं और कोई वेन्यू मिल जाएगा और नहीं देगा आईसीसी इजाज़त? आई थिंक मुझे लग ही रहा है और आई थिंक आपके सवाल में बिल्कुल एक जवाब पोशीदा भी नहीं बल्कि काफी क्लियर है कि काफी लेट हो गए हैं बांग्लादेश की जानिब से। ये मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें कैंडी में या कोलंबो में प्रेमदासा या किसी और जगह पे कोई स्टे या कोई मैच जो है मिलने वाला है। सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में भी इस बार मैचेस हो रहे हैं सरप्राइजिंगली, T20 के ज्यादा होते नहीं है वहाँ पे। लेकिन आई रियली डोंट थिंक दे आर वेरी लेट। देखिए याद रखे ये सारा कुछ जो हुआ है ये इंडियन पॉलिटिक्स, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और अगर बिल्कुल आई एग्री विद यू, मैं भी आज सुबह क्रिकेट इन्फो पे ये पढ़ रहा था कि
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उनको अभी तक बीसीसीआई की सॉरी आईसीसी की तरफ से, देखिए मैं भी आईसीसी को बीसीसीआई बोल रहा हूँ बिकॉज अब कोई लाइंस अब वो ब्लड लाइंस भी नहीं है जो है सिलसिला, लेकिन अलग यही रहा है बजाहिर के आई थिंक आईसीसी वुड इवेंचुअली टेल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपना मैच खेलें तो खेलें वरना आप इनको फोरफीट करें, एंड दैट वुड बी अ वेरी आई वुड से a very difficult decision for Bangladesh cricket board. So, भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बांग्लादेश यहाँ से पीछे हटता है तो ये उसकी सुक्की है और बहुत बड़ी सुक्की होगी। आई डोंट नो वो ऐसा करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, और अगर ये चीज़ मामला आगे बढ़ता है, अफाम तफहीम होती है नहीं होती, तो फिर अगलों की सुक्की है। तो ये तो कुछ अजीब सा फिर टूर्नामेंट होने जा रहा है। नहीं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जिस तरह इंडिया ने, मैं आई एम सॉरी टू यूज, मैं गैर पार्लियामानी लफ्ज यूज करूंगा कि जिस तरह उन्होंने वो गंद एशिया कप में फैलाई थी अपनी, वही इन्होंने इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, वर्ल्ड कप है यार, दिस इज दी बिगेस्ट एज इट कैन गेट, उन्होंने ये गंद जो है अपनी वो ऑलरेडी यहाँ पे फैला दी है। और पता नहीं कितनी इंडियन ये जो एक राइट विंग एक पागलपना, आई फॉलो इंडियन ट्विटर अ लॉट, मैं इंडियन खबरों पे काफी नजर रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इंडिया का जो एक थोड़ा सा आजाद है आज, लिबरल तबका, थोड़ा सा बाएं बाजू की सोचने वाला तबका, वो जितना डिसअपॉइंटेड है विद द डायरेक्शन दैट इंडिया हैज टेकन, देयर इंटरनेशनल इमेज हैज टेकन अ मेजर हिट, ना सिर्फ डिप्लोमेसी के, अभी आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप के बयान चल रहे थे मोदी के हवाले से। आई नो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन इंडिया ने ये लाइनें इतनी गदली कर दी हैं, बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि अब तो ब्लड लाइंस भी नहीं रही हैं, फॉर देम क्रिकेट इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज क्रिकेट। So it's a sad reality of the world that we are living in. But हमें kudos यहाँ पे करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अप्रोच को, कि we haven't really budged into the Indian pressure. और मुझे लेकिन नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या उनकी गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल पे खड़ी हो सकेगी जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है भारत के खिलाफ। राइट, बट कैन यू फोर्सी बिफोर वी टॉक अबाउट पाकिस्तान के मैचेस, लाइक हम सीरीज में जा रहे हैं, अंडर 19 का हम ट्रायंगुलर जीत गए हैं, डू यू थिंक इंडिया को ये प्रॉब्लम करने जा रहा है? बिकॉज वो हर मुल्क के मेरे ख्याल में वाटर टेस्ट कर रहे हैं। एशिया कप में जो भी कुछ हुआ, उससे पहले हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी कुछ हुआ, सो ऑन बीच के मैचेस में मुल्क परेशान हो रहे हैं कि भाई व्हाई डू वी हैव टू सेटल बिकॉज ऑफ इंडिया, जस्ट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली बिगर। सो यू थिंक ये मसला करेगा इंडिया को इन सूनर लेटर? देखिए, इंडियन क्रिकेट की जो होली ग्रेल है, दैट इज दोज थ्री अल्फाबेट्स, आईपीएल। जब तक आईपीएल की पावर इंडिया के पास है, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड और जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इसी तरह कहना चाहिए कि वो अपनी पेशानी जो है वो भारत के सामने झुकाए रखेंगे। हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हम आईपीएल में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते, वो जो भी रीजन थी, जो भी था सिलसिला, लेकिन जब तक आईपीएल इनके पास है, आईपीएल का भी अगर आप देखें, अगर आप पिछले 2 साल से आईपीएल के नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, the overall net worth of IPL is dwindling, it is going down. उनकी जो मीडिया डील्स वगैरह हैं, जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती थी, अब उसमें नहीं जा रही हैं। IPL perhaps people would argue कि वो अपनी उस पॉपुलैरिटी पे अब नहीं है जहाँ पे वो आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था। लेकिन having said that, it is still a huge league. जब तक IPL इंडिया के पास है, मेरे ख्याल से दुनिया भर के बोर्ड्स और दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो है वो बाकी तमाम बातें इग्नोर कर देंगे। जस्ट चेक आउट द क्रेजी अमाउंट ऑफ एक टूर्नामेंट खेलने के जो उनको पैसे मिल रहे होते हैं। एक खिलाड़ी अपने पूरे करियर में जो बनाता था वो 3 महीने में कमा लेता है। लेकिन अदिल भाई, कथा कराने की माजरत, लेकिन देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल जाते हैं, सही है, और हमें पता है कि अब बांग्लादेशी प्लेयर्स भी हो सकता है वहाँ जा रहे हो, और भी मुल्कों के श्रीलंकन प्लेयर्स भी वहाँ जा रहे हो, एंड यू नो, सो बीबीएल को भी वैल्यू हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है। डोंट यू थिंक कि आईपीएल नीचे आएगा और दीगर लीग्स ऊपर जाएंगी? नहीं, मुझे ऑनेस्ट नहीं लगता। वी लिव इन अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड, हम एक बहुत ही अनफेयर दुनिया में रहते हैं। आईपीएल, देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन, वी टॉक अबाउट 1.5 बिलियन पीपल देयर, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उनके पीछे वो स्पॉन्सर्स हैं, दुनिया की चंद बड़ी कंपनियां भारत में बेस्ड हैं, दे आर फुल ऑफ मनी, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, बिकॉज आईपीएल उनके भी तो सर का ताज है ना, वो भी इतने आराम से उसको कोलैप्स नहीं होने देंगे अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई स्कैंडल सामने आ जाता है, बैटिंग स्कैंडल सामने आ जाता है, मैच फिक्सिंग स्कैंडल। अदरवाइज आई डोंट सी आईपीएल गोइंग डाउन लाइक कोई और लीग की तरह। ओके चले। अच्छा, अब जनाब जरा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें। पाकिस्तान श्रीलंका की बात मैं करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट समीर मिनाज, द अंडर 19 एशिया कप जीता, अब इन्होंने ये ट्राई सीरीज जीती है और फास्टेस्ट सेंचुरी। समीर मिनाज की पिछली 10 इनिंग्स देखें तो आपकी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। अच्छी बात ये भी उन्होंने की है कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है, जो कि अकॉर्डिंग टू सम इंडियन यूट्यूबर्स जो कि इनविंसिबल था। हाँ, वो उनके लिए, वो हर किसी को खुदा न खास्ता गॉड बना लेते हैं अपना।
तो समीर मिनाज ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। फ्यू वर्ड्स अबाउट समीर एंड द होल अंडर 19 स्क्वाड जो कि अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा होगा। ऑनेस्टली फैसल, जब भी मैं पाकिस्तान का अंडर 19 लेवल पे इस तरह के किसी टैलेंट को देखता हूं तो मुझे जहां खुशी होती है वहां पे डर भी लगना शुरू हो जाता है, और डर ये लगना शुरू हो जाता है कि यार इस तरह के टैलेंट को कहीं हम लूज ना कर जाए। काफी सारे अगर आप देखें अंडर 19 में कितने सारे हमारे खिलाड़ी आए थे जो हमें लगा था कि यार ही इज द वन, वो जो मैट्रिक्स में लियो के बारे में कहते थे ना, ही इज द वन, तो हमें भी लगता था कि यार ही इज द वन। आई रियली होप कि वी टेक गुड केयर ऑफ समीर मिनास। बहुत मैंने वेस्ट फेस के लिए जनरेशनल टैलेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस बच्चे ने अभी से ये दिखाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में कम से कम अपनी जो जनरेशन जो इसको क्रिकेट खेल रही है अंडर 19 की, उसमें आई थिंक ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द टीम। आई होप वी टेक केयर ऑफ हिम। इसको अच्छे मेंटोर्स के साथ, द टीम इज सो लकी दैट सैफी सरफराज इज देयर विद देम, और वो उनका बड़ा ख्याल रख रहा है। अल्लाह करे कि ये जो मेंटोरशिप वाला सिलसिला है, जो कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल अगर आप देखें तो मेंटोरशिप बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आई रियली होप द पीसीबी टेक्स गुड केयर ऑफ हिम। उसकी इंजरीज का, उसकी फिटनेस का, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। आई थिंक ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर, एंड प्लीज डू नॉट हेसन हिज एडमिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट। ओ यस हम भी यही रोज़ बात कर रहे हैं कि ये प्लेयर्स ज़ाया ना हो और गायब भी ना हो जाएं एट द सेम टाइम, कि वो उसके बाद आपको नज़र ही ना आए। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सीरीज़। क्या एक्सपेक्टेशन है विद द सेम स्क्वाड? होपफुली ये हमारी आखिरी सीरीज़ है बिफोर द वर्ल्ड कप। हमने खासा रोया धोया है शादाब को लेकर के क्यों डाल दिया उसको टीम में। आपके क्या सेंटिमेंट्स है ये जो टीम अभी आ गई है नहीं हमारे पास? देखिए, मैं तो एक क्रिकेट फैन की तरह, मैं ऑनेस्टली व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई हैड, जो आज सुबह में पहला ख्याल मेरे ध्यान में आया वो है कि आज पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। मेरे अंदर अभी वही जो टीनेजर, वही जो एक्साइटमेंट होती है क्रिकेट मैच के हवाले से, वो आज भी है। लेकिन मैं एक यहाँ पे देयर इज अ कैवियाट अटैच्ड टू दैट। यस, श्रीलंका स्मार्टली अपना वही स्क्वाड खिला रहा है मोर और लेस, जो कि उनका वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा होगा, बट आप पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में ये नहीं कह सकते। हमारे तकरीबन 4 प्लेयर जो कि इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे, वो आपको पता है कि बिग बैश लीग में इस वक्त एक्शन। आई डोंट नो अबाउट रिजवान, लेकिन वी नो फॉर श्योर कि जी हमें पता है दैट बाबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपके हसन अली पता नहीं किसी तरह को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अचानक शामिल हो जाते हैं, मैचेस भी खेलने को मिल जाते हैं उनको। हारिस रऊफ का भी हमको पता है। रिजवान वी नो अबाउट इट। इंशाल्लाह तो चले आ गए, उनको सिर्फ ये जस्टिफाई करवाने के लिए कि यार जगह बन सकती है टीम में या नहीं बन सकती। ऑनेस्टली मैं अगर इसी स्क्वाड को देखता हूँ पाकिस्तान का जो खेल रहा है, मुझे तो यही बहुत अच्छा स्क्वाड लगता है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड लगता है। थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ ख्वाजा नाफे के इंक्लूजन के हवाले से, मैं आई थिंक मे बी I would have given Arfat Minas a slot in this team. ख्वाजा नाफे is more like a social media. I hope he proves me wrong and proves us wrong. Talented लड़का है, अच्छा खेलता है, स्ट्रोक अगर लग जाए। और श्रीलंका की विकेटें देखें, आपको याद रखनी है, these are not very high scoring grounds. ये कोई इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड या ये फैसलाबाद या मुल्तान का क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहाँ बहुत रन बनेंगे। यहाँ बॉल ग्रिप करती है, यहाँ की कंडीशन डैम्प होती हैं, ट्रॉपिकल है। जनवरी का सिर्फ जो एडवांटेज होता है वो ये कि श्रीलंका में बारिश कम होती है, उनके विंटर सीजन में बारिश कम हो रही होती है। शायद ये एक एडवांटेज हमको मिल जाए कि हमें उतनी डैम्प विकेट ना मिले। लेकिन अगर जरा सी भी डैम्पनेस हुई तो डोंट एक्सपेक्ट कि ख्वाजा नाफे वहां पे रन स्कोर कर रहा होगा या क्या होगा। लेकिन मुझे अभी भी ये स्क्वाड बहुत अच्छा लगता है। आई रियली विश इसी स्क्वाड को हम वर्ल्ड कप में खिला दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। I would have loved to talk about उस्मान तारिक as well, लेकिन आज वक्त की कमी है। दिल में आपको दोबारा जहमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आज मैच शाम में है 6:30 बजे, सो लेट्स सी पाकिस्तान कैसे शेप अप करता है। एक और अहम मामले की जानिब चलते हैं। देखिए, हुआ ये कि हड़ताल तो ख़त्म हुई, अब ये कौन सी हड़ताल है जनाब? आटे की? नहीं, ट्रक ड्राइवर्स की नहीं, पोस्टपोन हो गई फिलहाल। ये है एजुकेशनिस्ट की हड़ताल थी। सिंध में निजी तालीमी इदारों हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई थी, वक्ती तौर पे ख़त्म तो हो गई है, और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से 9 जनवरी को जो कहा गया था कि हड़ताल हम करेंगे, वो ऐलान तो वापस ले लिया गया है। इंटरवेन किया वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब ने, उन्होंने यकीन दहानी कराई और उसके बाद मामला जो है बातचीत से हल करने पर इत्तफाक तो हो गया। लेकिन असल सवाल एब्सोल्युटली फैसल, असल सवाल यही है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई कि वो हड़ताल हुई? ऐसे क्या बीच में इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या सिचुएशन हुई है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में हड़ताल की बात की जा रही थी? एंड एज वी नो कि जब हम हड़ताल की बात करते हैं तो वो स्कूलिंग सिस्टम जिसमें बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं वो मुतासर होता है। वी नो उनके आगे एग्जाम्स आने जा रहे हैं, एक लंबी छुट्टियाँ आई हैं ऑलरेडी विंटर्स की, उसके बाद ये हर्ज बच्चों
बच्चों को और फिर पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ रहा होता। हमारे साथ मौजूद है सैयद तारिक शाह जो कि चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। उनसे जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या थे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। ज़रा हमें बताइएगा कि ये हड़ताल तक बात पहुंची कैसे, ऐसा हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। असल में ऑनरेबल सक्कर हाई कोर्ट जो है उसका जो डिसीजन था उसके बेसिस के ऊपर जो है वो ये कहा गया था कि जो स्कूल्स हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के पास मौजूद होते हैं उसको जो है वो वेरीफाई करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एंटी करप्शन की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको मिस इंटरप्रेट किया और ना सिर्फ मिस इंटरप्रेट किया बल्कि स्कूल्स के अंदर पूरे सिंध के अंदर जो है इन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। वो इन्वेस्टिगेशन का तरीका आप सबको पता है कि एंटी करप्शन का किस तरीके से होता है। हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट होती है, उसमें जो है मेजॉरिटी स्टाफ जो होता है वो फीमेल होता है, तो वो हिरास होने लगे और वो बेचारे दबाव का शिकार हो गए। ना सिर्फ हमारी स्कूल मैनेजमेंट हुई बल्कि जो है वो पेरेंट्स जिनको हम फ्री शिप देते हैं उनको भी जो है वो तलब कर लिया गया स्कूल के अंदर, उनकी बाकायदा वीडियोस बनाई गई। बल्कि हमारा तो उसमें सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ यही था कि पेरेंट्स जिनको हम फ्री शिप देते हैं वो तो हम अपने स्टाफ को भी और डिफरेंट उनके जो क्लास में जो बच्चे उनको भी नहीं बताते कि हम उनको फ्री शिप दी हुई है, क्योंकि बेचारे मुस्तहक होते हैं, वो गरीब होते हैं, उनको जी, जी, अफोर्ड नहीं उनका कर भरम पा ना रहे होते। टूटे। लेकिन इस तरह की वीडियोस अगर दी जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है ना उनकी इज्जत जो है वो पामाल हो रही थी, और ना सिर्फ उनकी बल्कि हमारे स्टाफ की भी हो रही थी, स्कूल्स का इज्जत सही। पामाल हो रही थी कि वहाँ पर मुसल्ला लोग तारिक जो साहब, गन लेके जो है आपने ना जब स्कूल के अपनी अंदर। गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने मेंशन किया कि ऑनरेबल सक्कर कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं। व्हाट रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड थे जो चेक करने थे और कहाँ के, यानी कौन सी सिटीज़ के रिकॉर्ड्स चेक किए गए? जी, बिल्कुल देखें 237 स्कूल जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो कहा गया था कि फाइनेंशियल उनको जो रिकॉर्ड्स? नहीं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात नहीं हो रही। अच्छा। ये फ्री 10% शिप फ्री देनी शिप है। जो है, जो अच्छा। बच्चों को दी जाती है स्कूलों की तरफ से एज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम देते हैं कि बच्चे जो हैं, वो हमारे जो भी स्ट्रेंथ होती है उसका 10% जो है, वो हम फ्री करते हैं उन बच्चों को। अगर 100 स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चे जो हैं वो स्कूल में फ्री पढ़ रहे होते हैं एज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस मैकेनिज़्म को चेक करने के लिए कि वाक़ईतन वो स्कूल दे ओके, रहे हैं कि नहीं दे रहे, ठीक है तो तारिक साहब, बिल्कुल इस 237 पे, स्कूल्स की लिस्ट हाँ, जारी की इस गई पे थी। पिछले 2 दिनों में आप लोग का भी मौक़िफ़ सामने आया है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि क्या है, और रिपोर्ट भी जमा करानी थी सिंध हाई कोर्ट में, दैट वाज़ अनदर इशू। लेकिन एक चीज़ मेरा सवाल है, आपने कहा कि वालिदैन को परेशानी थी, उनसे जिस तरह सवाल जवाब किए जा रहे थे और उनको बुलाया जा रहा था, ग़ालिबन 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो की होंगी आपने भी और दीगर एसोसिएशन वालों ने भी, उनमें से एक में भी वो वालिदैन मौजूद थे? नहीं, देखिए वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली हमारी है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वालिदैन को सामने लाया जाए जिनके बच्चे फ्री शिप में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सही। भी इज्जत तजलील क्या करना ही है कि आप उनको चौराहे पे लाके खड़ा कर दें और उनसे कहें कि जो है वो आप इकरार करें कि आपको फ्री शिप दे रहे थे बट और आप लोगों की आपको जो तरफ है से वो ये बात एक्सपोज़ हुई किया थी ना गया। कि अगर ज़रूरत पड़ती तो उनको फिर सामने लाया जाता और उनको बताया जाता कि जी हमें कितना परेशान कर अच्छा, रहे ये हैं। अथॉरिटीज़ को बताया गया था, गवर्नमेंट को बताया गया था, और ये बाकायदा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी हमने वो उन चीज़ों को हाइलाइट किया था, बल्कि हमने अपने मीडिया के लोगों से कुछ वीडियोज़ भी शेयर की थी और ये रिक्वेस्ट ज़रूर की थी उनसे कि ये वीडियोज़ को आप प्लीज़ पब्लिक मत कीजिएगा। ये आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह से जो है वो ओके, पेरेंट्स को सो किया जा रहा सही। है। सो इवन तारिक स्कूल्स साहब, को जो है हाँ, फिर वो प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो अपने अंदाज़ से, हाँ, जो एक पुलिस का प्रॉब्लम स्टाइल जो होता हम है। ये समझ रहे हैं वो ये कि आप लोग अपनी रिपोर्ट खुद ही सबमिट करना चाह रहे थे विद दैट फोकल पर्सन, और आप लोगों का इस पे एतराज़ था कि जो एंटी करप्शन वाले हैं वो इसमें शामिल ना हो, ये सारा मसला था, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हम तो फिर ऑलरेडी चेक एंड बैलेंस वो कैसे सारे होगा जो है पेपर तारिक वर्क है साहब? वो जमा करा चुके थे। अच्छा देखें, आपने करा दी फोकल पर्सन भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और ये सारी चीजें, तो अब इसमें चेक एंड बैलेंस वाला मामला का होगा, कहीं तो क्रॉस चेक होना चाहिए ना, लाइक अगर मॉनिटरिंग तरीकाकार अथॉरिटी, पे मसले मसाल गवर्नमेंट हैं की मॉनिटरिंग अथॉरिटी को ही सबमिट कराया था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की होती है, वो ही मॉनिटर करेंगे ना, हमें और तो कोई नहीं करेगा। तो एंटी ठीक करप्शन है। को किसने फिर इसमें इंटरवीन करवाया, बस ये जिस ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट जो है, सक्कर हाई कोर्ट, उन्होंने मार्क कर दिया था, उसकी रिव्यू पिटीशन में भी हम जा रहे हैं। उन्होंने लेकिन जो कुछ ना है कुछ मैं सोच इसमें समझ के थैंक यू शायद करना किया चाहता हूँ होगा। हमारे सरदार अली शाह साहब का, मिनिस्टर एजुकेशन का, कि इन्होंने इस मैटर को जो है वो टेकअप किया और ना सिर्फ हमें बल्कि एंटी करप्शन की टीम को भी जो है ना एक साथ टेबल पे बिठाया और इन मामलात को, मैकेनिज्म को स्मूथ रनिंग के लिए जो है कल उसका अल्लाह का शुक्र है चीज़ों को बना दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके टाइम के लिए। वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। होप कि ये मामलात हल हो सके बच्चों के लिए एक्चुअली, बिकॉज आपका जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस होती है वो बच्चों की ही रहती है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कौन नहीं चाहेगा कि सुबह का आगाज ऐसा हो कि वो पार्क में जाए, उसे हरियाली मिले, या वो पार्क ना भी जाए तो उसे शहर में उसे ग्रीनरी मिले। वेल, कराची को कहते हैं कंक्रीट का जंगल, बनाया किसने, सब इसके जिम्मेदार हैं। तो मौसमी और माहौलियाती तवाज़ुन जो बिगड़ा है ना, उस हवाले से अब कुछ करने जा रही है हुकूमत। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने एक पैगाम दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो कोनोकार्पस हैं वो गैर मुकामी पौधा है और उसको नुकसानदेह उन्होंने करार दिया है। और उन्होंने ये भी साथ दिया कि भाई मैं जब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाता हूँ तो शहर में 20 से 25 अफराद खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो सब्जा ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाता। उन्होंने ये कहा कि हम जो नेटिव स्पीशीज़ है कराची की, उसको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बट मेरा सवाल ये है कि पहले प्रमोट तो करना चाहिए, शुरू कर देना जो नेटिव स्पीसीज हैं, और बाद में आप ऐसा ना हो कि पहले काटना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। और इसके ऊपर भी रिसर्च करें कि कोनोकार्पस को जब आप काटते हैं तो क्या आप उसे कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप दीगर तरीकों से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए कि कोनोकार्पस जो है वो ऑक्सीजन नहीं देता क्या? वो क्या हीलियम प्रोड्यूस करता है? एक्चुअली यस। इसी बात करते हैं। रफ़ी उल हक साहब मौजूद है हमारे साथ, आप माहिर माहौलियात हैं। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर गिविंग अस योर टाइम वन मोर टाइम। रफ़ी साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि अब ये कोनोकार्पस खत्म होने जा रहे हैं और हमने ऑल्टरनेटिव अभी ये नहीं सोचा कि हमने दूसरी प्लांटेशन कब करनी है, कहाँ करनी है, शुरू नहीं की है। कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को? देखिए, इनिशिएटिव अच्छा है। इसके दो पहलू हैं कि जब भी आप कोनोकार्पस के लिए या कोई भी नॉन नेटिव स्पीशी के लिए प्लान लेके जाते हैं तो उसको हम ऑल ऑफ अ सडन फेज आउट नहीं करते हैं। उसके जैसे कि अभी फैसल बोल रहे थे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हम उसको अवेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप जून में कहीं कोई दरख्त काट दें क्योंकि आपका फाइनेंशियल जो साइकिल है वो उसको फेवर करता है, तो क्या होगा उस वक्त एक अबतरी फैलेगी। लोगों को जिस वक्त साये की जरूरत होती है उस वक्त वो साया नहीं मैसर होगा, तो लोग फिर क्या कहेंगे, यार इससे बेहतर तो था कि कोनोकार्पस मौजूद रहता। तो कोनोकार्पस की सर्विसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है और वो उसकी रिप्लेसमेंट जो है उसके लिए फेज आउट एक पूरा प्लान वजह करने की जरूरत है। ये ऐसे कोई फैसला नहीं है जो हम एट रैंडम कर लें और फिर अचानक उसको अपनी कन्वीनियंस पर इम्प्लीमेंट करना। रफी साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि आई रिमेंबर मेरा आबाई जिसको कहते हैं इलाका, हम तो आबाई गांव कहते थे, सखिया सन और उससे आगे, आई रिमेंबर वो पूरा जो एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम था उसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त थे जिसके मोटे मोटे तने थे, वो सब अब ख़त्म हो चुका है और ऐसे बहुत सारे दरख्त कराची में ख़त्म हो चुके हैं। आपने मुझसे ज़्यादा कराची देखा है, हुआ क्या था, क्यों इन सबको काटना शुरू कर दिया और फिर कोनोकार्पस को लगाया? तो कोनोकार्पस को हम लोग जो है वो फिल्म के उस विलन की तरह लेते हैं कि जो सबको मार देता है। वाकई कोनोकार्पस इतना बड़ा विलन है क्या? देखिए, बुनियादी हम जब किसी भी जिहद के बुनियादी उसूल से डिविएट कर जाते हैं ना, तो यही इसी तरह के मसाइल आते हैं। आप सिर्फ चूंकि कराची फोकस हैं और मेरा और आपका यकीनन आपका बचपना ताज़ा गुजरा है, मेरा जरा पहले गुजरा है, तो हमने ये इसकी दास्तान जो है ना वो मस्किट से शुरू होती है। मस्किट के बाद सफेदा, और सफेदे की वो प्रमोशन हुई थी कि जी इसके करीब मच्छर नहीं आता और इससे बहुत सारे फायदे हैं, उसको प्रमोट किया गया। उस सफेदे को फेज आउट किया तो कोनोकार्पस आ गया। तो असल में इसकी जो तरवीज थी इसमें सैल पसंदी थी, यानी लोग इजी वे टू गो फॉर ग्रोइंग ट्रीज था। ये नहीं था लिख के मुश्किल, क्योंकि जब आप पेरिनियल को ग्रो करते हैं तो कुछ मुश्किलात आती हैं। हमने सोचा कि चलो यार ऐसा कोई पौधा ढूंढ के लाएं जिससे इजी टू ग्रो हो। और ये चीज जो है चूंकि हमारी जहन में जो उसकी इस जिहद की अहमियत सानवी थी, उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल टूटा, यानी नीचे चला गया। दूसरी जब हमने स्पीशी लाई तो शहर से तितलियां गायब हो गईं, इसलिए कि हमने राइट। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रफी साहब कि हम अचानक नहीं लिया। तो फैसले जो है ना वहाँ फैसलासाजों ने जो किया वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं किया। और अभी भी मेरा खदशा है कि इसको जो अंदाज है हैंडल करने का वो नॉन साइंटिफिक है।
और वो ज्यादातर जो है ना पर्सनल बायस पर होता है। राइट और अब मुझे ऐसा लग रहा है रफ़ी साहब कि इसको अचानक काट के गायब कर दिया जाएगा। आई वाज रीडिंग समवेयर कि आप इसको कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाटर रिटेन करने में मदद देता है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। सो अब जब हमें हटाएंगे तो मुझे लग रहा है उसमें भी हमारी कोई रिसर्च नहीं होगी कि अब हम इसे काम में कैसे ला सकते हैं हटाने के बाद। देखिए इस शहर का जो कवर था कोई 15-20 साल पहले 8% था। हमने उसके बावजूद बड़ा रोना गाया किया। 2015 में जहाँ वापस अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट हुआ, कुछ हमने हर शहर में एक फैशनेबल जुमले सुने, अर्बन फॉरेस्ट जी। जितनी उसकी प्रमोशन की गई मुझे नहीं मालूम कितने अर्बन फॉरेस्ट अब विजिबल हैं। तो हम किसी जगह जो हम टैग कर दें, बात इसकी है कि सिर्फ और सिर्फ हम मासेस को डायरेक्शन में यानी उस वक्त लेके जाएं जब उसका जो नतीजा हो वो सस्टेनेबल हो, ना कि अनसस्टेनेबल। अगर आप अनसस्टेनेबल कोई भी बात करेंगे तो वो वक्ती होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के ऊपर मबनी होगी, उसके पीछे जो है ना पायदार। आखिर में मुझे शॉर्टली सिर्फ ये बताइए 30 सेकंड्स, कराची का नेटिव दरख्त कौन सा है और अगर आज लगाना शुरू करें तो उसके समरात हमें कब तक मिलेंगे? देखिए कराची का जो नेटिव दरख्त है वो आप पीपल और बरगद जो है लगाया करते हैं। फिर पीपल की कई अकसाम है, कहीं पर वाटर लॉग लैंड है वहां पे पारस पीपल। आप कुछ नहीं करें, अभी ये जून जुलाई आए ना, इसके कलमे लगा दें सिर्फ, यानी इसकी शाख काटें और गाड़ दें। नतीजे असल में कहीं पर इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और कहीं पर इसको यानी ऐसा होता है कि बगैर पूछे हुए हर दर्द के लिए, चाहे वो एब्डोमेन में दर्द हो चाहे वो सर में दर्द हो, हम पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं। तो जो ना टेक्निकल प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है ताकि सही जगह सही चीज लग सके। एंड आई थिंक फॉर दैट वी नीड टू हायर द राइट पीपल हु सूट द जॉब। बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, आपके साथ बात करके एक दफ़ा वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेटिव था तो जिन्होंने ये फैसले लेने हैं वो भी इससे कुछ हासिल कर पाएंगे। चलें शो के आखिर में आपको हम दिखाएं कि अगर हिम्मत करे आदमी तो क्या नहीं हो सकता, और आदमी के साथ खातून भी अगर हिम्मत करे तो सोने पे हो जाता है सुहागा। तो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जनाब 5वीं क्योकेशन वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैनब खान, उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, गोल्ड मेडल अपने नाम किया और फुल कॉन्टैक्ट कराटे में आलमी सतह पर सोने का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी है। और इसके साथ साथ सनाउल्लाह खान, उन्होंने मेन सीनियर की 80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उन दोनों को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज़ फर्स्ट, बहुत बहुत मुबारक। और लेडीज़ इसलिए भी क्योंकि भाई खातून होने के नाते इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया है, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। कैसा रहा कंपटीशन? बहुत बेहतरीन रहा। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली मैंने, क्योंकि एज अ मदर एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं। आप उस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको घर, बच्चे। कितने बड़े बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और सबसे छोटी बेटी मेरी 8 साल की है। Okay. And the oldest one is 14 years old. Well, obviously, they don't travel with you. Yes, of course. हमारा ट्रैवल करना ही इतना डिफिकल्ट था, तो बच्चों के बारे में तो हम सोच नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जो डिजर्व करते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि किस तरह से उन्हें हम अपने साथ ले जाएं। राइट। तो ज़ैनब, मैं आई विल कम टू यू कि ये ट्रेनिंग का आगाज़ कब हुआ, बट मैं अपने व्यूअर्स को पहले ये बताऊं कि हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद हैं जो कि कोच हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ख़ुद ज़ैनब के भी कोच हैं और एक्चुअली उनके सनाउल्लाह साहब हस्बैंड भी हैं उनके। सो यू नो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और एक जो मैं इस पर ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रही थी कि सनाउल्लाह साहब के पास खुद सिल्वर मेडल है और उनकी स्टूडेंट के पास गोल्ड मेडल है। मुझे एक मिसाल याद नहीं आ रही कि पता नहीं वो जिसमें शागिर्द आगे चले जाते हैं मास्टर से, ऐसा कुछ। Sanaullah Saab, it's wonderful to have you on the show, and actually thank you for training your own wife and giving motivation not just to her, अपने बच्चों के लिए, but I'm sure a lot of women. So आपको उनको सिखाना और फिर अपनी ट्रेनिंग साथ लेकर चलना, how was it for you? बेसिकली मेरी ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, मैं एज अ कोच था, मुझे 13-14 लोगों को ट्रेनिंग करना था और उसके साथ हमारे जो सीनियर कोच है ज़ियाउल्लाह खान, वो भी थे। मजबूरी से वो जा नहीं सके, जिसका हमें नुकसान हुआ है काफ़ी। इनको पहले तो इन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी थी शादी से पहले ही,
उसके बाद शादी के बाद 2023 में एक इवेंट आया था इंटरनेशनल, तो मैंने इनसे पूछा क्योंकि मुझे पता था इनको शौक़ है। उस वक्त कस्टम ऐसे थे, फिर पठान फैमिली से ताल्लुक़, फिर पर्दा, ये सारी चीज़ें बीच में आई। तो मैंने इनसे पूछा कि इवेंट आ रहा है, लड़ोगी? ये समझी मैं मजाक कर रहा हूँ। ये समझी कि आपकी जो कोई इवेंट आ रहा है और उसमें हाँ। लड़ोगी तो नहीं? क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो एक कॉल है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो मैं चाह रहा था कि अब कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होना चाहिए। ठीक है, जो रियल चीज़ है हमारी, तो इसको अवॉइड किया जाता है। तो फिर इन्होंने पहले मजाक समझा, फिर जब लास्ट 1 मंथ रह गया मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, तो उनको यकीन नहीं आया कि मुझे सपोर्ट कर। मैंने कहा मैं सपोर्ट करूँगा। इन्होंने कहा फैमिली, मैंने कहा सब मैं देख लूँगा, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह वहाँ ये गई और अल्हम्दुलिल्लाह 2 फीमेल्स थी हमारी, एक अलीशा चन्ना और ये, दोनों ने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद ये वर्ल्ड टूर्नामेंट आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी कामयाबी के बाद हमें ये क्वालिफ़ाई किया हमने, और 1 साल बाद 2 साल बाद हमें ये आया इनविटेशन। तो हमने इसके लिए फिर ये इनका नाम दिया, और मैंने तब इनसे पूछा कि बोला यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद फिर ज़िम्मे, और ज़ाहिर बात है कि एक जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं पठान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उन्होंने साबित किया, पर जब दोबारा नाम डाला मैंने तो दोबारा इशू हुआ। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, कामयाबी की अल्लाह देगा। और वहाँ जाके बेसिकली जब हम वहाँ गए तो मेरा उन्होंने नाम फाइटिंग लिस्ट में डाला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं कोच था। तो उन्होंने कहा कि आप हम कॉल करेंगे, आप नहीं है। मैंने कहा ये तो इंसल्ट की बात है कि पाकिस्तान का नाम कॉल होगा और मैं नहीं उतरूँ। तो मैंने फिर वहाँ डिसाइड किया कि मैं भी लड़ूंगा। पर उनको ट्रेनिंग कराते कराते मेरी भी थोड़ी यूज़ टू ट्रेनिंग होती है। हालांकि मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर है मेरी लेफ़्ट लेग में, और फाइनल में इसी वजह से आ रहा कि जो अपोनेंट फाइटर था उन्होंने फेसबुक से मेरी एक वीडियो देख ली थी और उसने उसको टारगेट किया। जी, उन्होंने उसी टांग को टारगेट कर लिया। तो मैदान जंग में देयर इज नो एक्सक्यूज। लेकिन जो आप मुझे कहानी बता रहे हैं ये कहीं और होती तो इस पे तो अब तक फिल्म बन चुकी होती है। रियली देखिए हमारे यहाँ तो हम गोल्ड मेडल लेकर आए, पहली मुस्लिम खातून नहीं है, पाकिस्तानी तो हैं, फीमेल खातून नकाब के साथ ये लड़ी हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है। क्यूक्यूशन में फुल कॉन्टैक्ट है, तो सांस बंद होता है। तो वहाँ पे जाके इन्होंने गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, प्राइवेटली सब किया। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कुछ इदारे बड़े लास्ट मोमेंट पे, जैसे अलबराका बैंक है जिन्होंने 2 लोगों की किया, सुनहरी बैंक है, एहसान नज़र सिद्दीकी हैं, मुसव्विर साहब है जिन्होंने बच्चों की डाइट के लिए कुछ अरेंजमेंट की, क्योंकि वहाँ उनकी स्ट्रेंथ ही कुछ और होती है। जो इंटरनेशनल फ़ाइटर्स आते हैं हमारे फ़ाइटर्स, उनको गोश्त तक नहीं मिलता। ऐसे गरीब लोग हैं, गरीब फैमिली से, कोई रिक्शे वाला है, कोई चाय बेचने वाला है, कोई रोटी पकाने वाला है, कोई स्टूडेंट है, तो सर्वाइव भी करने बड़ी बात है। तो हमने काफ़ी सपोर्ट के बाद, और हमारे जो चीफ़ है हिदायतुल्लाह खान जो हेड हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने सैफुल्लाह खान है, उन्होंने ख़ुद ना जाकर बच्चों को सपोर्ट के लिए पैसे अरेंज किए और किया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। बड़ी बात आप बता रहे, वरना यहाँ फेडरेशन के लोग ज़्यादा जा रहे होते, खिलाड़ी कम। ज़ैनब मुझे ये ज़रा बताइए, हमने खुद भी टीवी पे भी देखा है, और जिस तरह से अभी आप बता भी रहे थे कि ये जापानीज डिसिप्लिन है और ये फुल कॉन्टैक्ट फाइट होता है, इसमें ऑब्वियसली योर मसल नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उन लोगों में जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं दूसरे मुल्कों से, वो कैसे होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, क्या फ़र्क होता है? और फिर जब आप पहुँचे खुद रियाद, जब पहुँचे तो वहाँ आप लोग बता रहे हैं कि कोचेस भी, प्लेयर्स भी पूरे नहीं थे, सब चीज़ें थी, तो कैसा वेलकम था वहाँ पर? आप लोग क्या समझ रहे थे? एक्चुअली वेलकम तो कुछ था नहीं हमारा। मैं इससे पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि मुझसे क्वेश्चन हुआ कि आपने वहाँ क्या मिस किया जब आपने विन किया। तो मैंने यही बात कही कि मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को, अपनी सपोर्ट को मिस किया, कि हमारे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हमारे लिए नहीं थे। जैसे बाकी डिफरेंट 40 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें, और सब मौजूद थे ऑफिशल्स, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी नहीं था। एम्बेसडर्स मौजूद थे उनके। तो ये चीज़ काफ़ी तकलीफ दे होती है कि वो आपको इतना सीरियसली परसीव एग्जैक्टली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस इज़्ज़त से नवाजा जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जीतने के बाद किसी ने राब्ता किया? जीतने के बाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई, सिंध के अली मुनव्वर अली महसन, उन्होंने सपोर्ट का दिया। उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए कुछ करें। स्पोर्ट्स मिनिस्टर शायद सरदार अली बख्श मेहर साहब हैं। जी, मेहर साहब। तो अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया, देखते हैं, सेकंड वीक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको बुलाएं और सपोर्ट दें। बेसिकली देखें, ईरान में 3rd 4th पोजीशन आई है, उनके मिनिस्टर्स लेने गए उनको एयरपोर्ट पे,
उनको माशाल्लाह एक इराकी उधर लगा रहे थे वीडियो, उनको प्लॉट दिया है कि आप जिम खोलेंगे, यहाँ पे क्लब खोलेंगे बच्चों के लिए। उनका सिर्फ वेलकम ही अगर हम आप देख लेना तो बस और हम ये भी जानते हैं कि इराक और ईरान भी कोई इकोनॉमिकली इतना फ्लरिशिंग कंट्रीज नहीं है। इसलिए उनका नाम नहीं है, बाकी कंट्रीज को तो मैं नाम ही नहीं लिया। ईरान इराक इसलिए कंपेयर किया कि पाकिस्तान उनसे बेहतर है इकोनॉमी। ठीक है भाई सनाउल्लाह साहब और ज़ैनब, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ कम से कम हम मुख्तदर हलकों तक तो पहुंचाएं कि आप लोग जो विन करके आए हैं वो जो है उसका हक जो है। एक बात मैं कहूँगा, एक मिनिस्टर है माशाल्लाह, सरदार अली बख्श मेहर साहब, सॉरी शहरियार खान मेहर साहब MNA हैं। उनको मैंने कहा हमारे शिकारपुर के एक मज़दूर हैं कि ये जा रहे हैं, इनके पैसे नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने 1 कॉल पे उन्होंने मुझे 2 लाख का स्पॉन्सर दिया, बोला यार आप उस बच्चे को भेजें। ज़बरदस्त। ये मैं उनको सपोर्ट करूँगा कि अच्छे लोग हैं अभी भी, यानी इस तरह के छोटे छोटे कतरे मिलते जाए तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर। तो जनाब इसके साथ ही ऑन दिस एंडिंग ऑन दिस पॉजिटिव नोट हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।